मैं 22 साल की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की हूँ। मेरा नाम नूर है। मैं भले ही खूबसूरती के मामले में खुद को खुशकिस्मत समझती थी, लेकिन पैसों के मामले में मैं बहुत बड़ी बदनसीब थी, क्योंकि मैंने एक गरीब फैमिली में जन्म लिया था, जहाँ पर मैं बचपन से ही सिर्फ गरीबी भरी जिंदगी जी रही थी। मैं और मेरा छोटा भाई हमेशा ही किसी ना किसी तरह की तंगी से गुजरते रहे। कभी हमें कपड़े नहीं मिले तो कभी पेट भर खाना नहीं मिला। इसकी वजह ये थी कि मेरे पापा कभी भी कोई काम ठीक से नहीं करते थे, और अगर जो मजदूरी करके वो पैसा कमाते तो ज्यादातर पैसे को वो शराब की लत में उड़ा दिया करते थे, जिसकी वजह से हम लोगों को पेट भर खाना नसीब नहीं होता था। मुझे आज भी याद है, जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ अक्सर मेरे पापा से लड़ा करती थी, क्योंकि वो हर रोज शराब में ढेर सारा पैसा उड़ाकर घर आते थे और फिर उसके बाद वो माँ के साथ झगड़ा भी करते थे, जिसको लेकर मेरे घर में बहुत लड़ाई होती थी। माँ अक्सर उन्हें समझाती थी कि हम लोग वैसे ही इतने गरीब है और तुम कुछ खास काम भी नहीं करते, और जो कुछ थोड़े बहुत पैसे तुम कमाते हो उनको भी तुम अपनी बुरी आदतों में उड़ा देते हो। क्या तुम्हें अपने बच्चों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है? लेकिन पापा के कान पर जूं भी नहीं रेंगती। धीरे धीरे साल गुजरते गए। पहले तो मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ती रही, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी, मेरी पढ़ाई का खर्चा उठाने से पापा ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इनके पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुझे पढ़ा सकूं। तब तक मेरा भाई भी इस दुनिया में आ चुका था, लेकिन भाई की पैदाइश के बाद माँ बहुत बीमार रहने लगी, क्योंकि उनके जिस्म में हद से ज्यादा खून की कमी हो चुकी थी, और हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि माँ को अच्छी खुराक दे सकते। मैंने कई बार पापा को समझाने की कोशिश की कि डॉक्टर ने कहा है कि माँ को अच्छी खुराक की जरूरत है, लेकिन हमारे पास तो माँ के इलाज के पैसे तक नहीं आ रहे थे। इस तरह से तो माँ कभी भी ठीक नहीं होगी। लेकिन पापा का वही हाल था जो हमेशा का था। पापा के कान पर इस बार भी कोई जूं नहीं रेंगी, और उसका नतीजा ये हुआ कि मैंने और मेरे भाई ने अपनी माँ को कुछ महीनों के बाद खो दिया। माँ के जाने के बाद तो जैसे मेरे सर पर आसमान ही टूट पड़ा था, क्योंकि अभी तक सिर्फ एक माँ ही तो थी जो मेरे जीने का सहारा थी, जिसकी वजह से मैं अपनी जिंदगी को खूबसूरत मानती थी। लेकिन माँ के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। रो रो कर मेरा बुरा हाल था। मेरा भाई भी सदमे से बिल्कुल पागल हो चुका था, लेकिन फिर मैंने जैसे तैसे हिम्मत बांधी, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया था कि अब मुझे अपने भाई के लिए जीना है, और जो तकलीफें मैंने झेली हैं वो मैं अपने भाई को कभी भी नहीं झेलने दूंगी। इसी वजह से मैंने ये फैसला कर लिया कि अब मैं कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगी, और भले ही मैं पढ़ लिख ना पाई, लेकिन मैं अपने भाई को जरूर पढ़ाऊंगी। माँ के जाने के बाद भी पापा में कोई भी सुधार नहीं हुआ, बल्कि वो तो अब पहले से भी और ज्यादा शराब पीने लगे, क्योंकि अब तो उन पर कोई भी लगाम लगाने वाला नहीं था और ना ही कोई उन्हें रोकने वाला था। इसलिए अब वो बेताशा अपने मन की मर्जी कर रहे थे। इधर मैं जहाँ भी काम ढूंढने जाती, हर बार यही होता कि मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ जितनी इस नौकरी के लिए जरूरत थी। इस वजह से मुझे कहीं भी कोई काम नहीं मिलता। मैं नौकरी की तलाश में भटक भटक कर थक चुकी थी। इसलिए फिर मैंने फैसला किया कि क्यों ना मैं लोगों के घरों में बर्तन धोने, झाड़ू पोछा करने का काम शुरू कर दूं। इसलिए मैंने कुछ अच्छी कॉलोनी में घरों में जा जाकर काम मांगना शुरू कर दिया, लेकिन किसी ने भी मुझे काम नहीं दिया, क्योंकि हर कोई मुझे शक की नजर से देख रहा था। हर किसी को यही लगता कि मैं एक बहुत गरीब लड़की हूँ, और मेरा बाप एक शराबी है, तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं उनके घर में चोरी कर लूं। इसलिए हर किसी ने मुझे धुतकार दिया और अपने घर से भगा दिया। मैं ना उम्मीद होकर घर वापस लौट चुकी थी। उस दिन मैं बहुत फूट फूट कर रोई और अपनी माँ को याद करके बार बार यही कहती रही कि माँ, तुम हम दोनों को छोड़कर क्यों चली गई, और अगर तुम्हें जाना ही था तो हम दोनों भाई बहन को भी अपने साथ लेकर चली जाती। मुझे रोता हुआ देखकर मेरा भाई भी मेरे पास आकर रोने लगा। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया तो देखा उसकी शर्ट पीछे से फटी हुई थी। ये देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मैंने एक बार फिर से अपना गम पी लिया और फिर से हिम्मत के साथ उठ खड़ी हुई कि मुझे कुछ भी करके अपने भाई को एक बेहतर जिंदगी देनी है, जिसके लिए मैं हार नहीं मान सकती। मुझे कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा, और मैं अल्लाह से दुआ करने लगी कि वो मुझे कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाए। अब मैं फैसला कर चुकी थी कि मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं अपने भाई को जरूर पढ़ाऊंगी। इसलिए मैं अगले दिन फिर से काम ढूंढने के लिए निकल गई, लेकिन उस दिन भी मेरे साथ वही हुआ जो होता आ रहा था। मुझे तो लग रहा था कि शायद मेरी मुसीबत इतनी बड़ी है, लेकिन जब मैं उस दिन घर लौट कर आई तो अपने घर में कुछ हट्टे कट्टे आदमियों को देखकर मैं तो परेशान हो गई। मैंने देखा कि कुछ लोग मेरे पापा को धमका रहे थे। जब मैंने उनसे पूछा कि वो कौन है, तो उनमें से जो उन लोगों का मालिक था वो कहने लगा कि तेरे बाप ने अपने शराब की लत को पूरा करने के लिए मुझसे अब तक लाखों रुपए उधार ले लिए हैं और अब दे नहीं रहा है, और इसलिए मैं तुझे ये बात साफ तौर पर बता देता हूँ कि अगर तेरे बाप ने 1 महीने के अंदर अंदर मुझे मेरा पैसा नहीं लुटाया तो फिर मैं इस घर पर कब्जा कर लूंगा और तुम लोगों को सड़क पर लाकर खड़ा कर दूंगा। मैंने इस आदमी के आगे बहुत हाथ पैर जोड़े, बहुत मिन्नतें की कि वो हमारे साथ ऐसा ना करे, क्योंकि वो जितनी बड़ी रकम बता रहा था उससे 1 महीने में तो क्या मैं साल में भी नहीं लुटा पाती, क्योंकि हकीकत तो ये थी कि मुझे तो कहीं काम ही नहीं मिल रहा था। तो फिर मैं उसके पैसे
कहाँ से लुटाती, और पापा को तो इस बात की अगर फिक्र ही इतनी होती तो वो इतना बड़ा कर्जा लेते ही क्यों। मेरी बात सुनने के बाद वो आदमी मेरी तरफ ध्यान से घूर घूर कर देखने लगा, जिससे मुझे अंदर ही अंदर घबराहट होने लगी। मैं अपने आप में ही सुकड़ती चली जा रही थी। मैंने चेहरा अपने दुपट्टे से अच्छी तरह से ढका, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उस आदमी की नजरें मेरे आर पार जा रही हो। तभी फिर वो मुझसे कहने लगा कि ठीक है, अगर तेरा बाप कर्जा नहीं लुटा सकता तो तू मेरे यहाँ पर काम तो कर सकती है। जब तू मेरे यहाँ काम करेगी तो मैं तुझे जो भी तनख्वाह दूंगा उसमें से हर महीने में कुछ पैसे काटता रहूंगा, और धीरे धीरे उधर मेरा कर्जा भी उतरता जाएगा, तू भी कुछ पैसे कमाने लगेगी। उस आदमी की ये बात सुनकर मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन फिर मैंने उससे पूछा कि मुझे काम क्या करना पड़ेगा। उस आदमी ने कहा कि मैं मसाज सेंटर चलाता हूँ, वहां पर जो भी लोग आते हैं तुम्हें उनका मसाज करना होगा। पहले तो ये बात सुनकर मेरा दिल नहीं किया, लेकिन मैं भी क्या करती। न जाने कितने महीने से मैं काम की तलाश में यहाँ वहां भटक रही थी, लेकिन मुझे कहीं भी काम नहीं मिल रहा था। और आज जब काम खुद चलकर मेरे दरवाजे पर आया था तो फिर मैं उसे इनकार कैसे कर सकती थी। ना चाहते हुए भी मैंने हामी भर दी, क्योंकि मुझे कैसे भी करके इस कर्ज को चुकाना था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि हमारे सर पर जो सिर्फ एक छत बची है वो भी छीन जाए। इसके बाद वो लोग वहां से चले गए। मैंने अपने पापा को बहुत खड़ी खोटी सुनाई, लेकिन उनके ऊपर तो जैसे किसी बात का कोई असर ही नहीं था। कुछ दिनों के बाद मेरे पापा बीमार रहने लगे। जब उन्हें सांस की बीमारी हुई तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने शराब पी पीकर अपने जिस्म को पूरी तरह से खोखला कर दिया है। लेकिन अब पछताने से होना क्या था। डॉक्टर ने मुझे साफ कहा कि अगर इनका ठीक से इलाज नहीं हुआ तो फिर बस ये कुछ ही महीनों के मेहमान है। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई थी। एक तो माँ का साया मुझसे पहले ही छीन चुका था, लेकिन अब अगर बाप का साया भी छीन गया तो तब न जाने हम लोगों का क्या होगा। क्योंकि भले ही मेरा बाप एक शराबी था, लेकिन उनका हमारे सर पर साया रहना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये दुनिया बहुत ही जालिम है। जिस किसी के सर से माँ बाप का साया उठ जाता है तो उसे ये दुनिया चैन से जीने नहीं देती। मैंने डॉक्टर से कहा कि आप बिल्कुल भी पैसों की फिक्र ना करें, मैं अपने अब्बू का इलाज अच्छे से अच्छा करवाऊंगी। अब मैंने मसाज सेंटर जाना शुरू कर दिया था, और इधर पापा पूरा दिन घर पर ही रहते थे, क्योंकि अब उनके जिस्म में इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो चल फिर कर कहीं भी जा सकते। शुरुआत में तो मुझे मसाज सेंटर में थोड़ा ठीक लगा, लेकिन फिर धीरे धीरे वहां पर जो भी चीजें हो रही थी मुझे अजीब लगने लगी। क्योंकि जब तक मेरी ट्रेनिंग चली तब तक तो मेरे पास लड़कियों को मसाज करवाने के लिए भेजा जाता था, लेकिन जब मेरी ट्रेनिंग खत्म हुई तो मैंने देखा कि अब मुझसे आदमियों को मसाज करने के लिए बोला गया। ये बात मुझे अंदर से बहुत परेशान कर रही थी, क्योंकि मैं एक लड़की होकर आदमियों का मसाज आखिर कैसे कर सकती थी। लेकिन ये तो इस सेंटर का कानून था। इसके अलावा दूसरा मुझे यहाँ बहुत अजीब लगता था कि वहां पर जो भी आदमी हम लड़कियों से मसाज करवाने के लिए आते थे उनके चेहरे को एक काले मास्क से बहुत अच्छे से ढक दिया जाता था, जिससे हमें ये पता ही नहीं होता था कि हम किन आदमियों का मसाज कर रहे हैं। इसके अलावा वहां पर अलग अलग तरह के मसाज के पैकेज थे, जैसे सिल्वर मसाज, गोल्डन मसाज और डायमंड मसाज। इनमें क्या होता है ये मुझे पता नहीं था, लेकिन वहां कुछ लड़कियों के ग्रुप थे जो इन्हीं पैकेज में वहां आने वाले आदमियों का मसाज किया करती थी। शुरू में तो मुझे ये सब कुछ करते हुए बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया कि ये मेरा काम है और अपने काम के लिए मुझे बुरा महसूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी काम की वजह से मेरे घर की रोजी रोटी चल रही है। मैं अपने भाई को पढ़ा पा रही हूँ और अपने सर का कर्ज भी उतार पा रही हूँ। यही मेरे अब्बू के इलाज की आखिरी उम्मीद है। अगर मैंने इस काम को भी अच्छे से नहीं किया तो फिर मुझसे ये सारी चीजें भी छीन ली जाएगी। लेकिन मुझे हर रोज बहुत ही बुरा महसूस होता था, क्योंकि जो भी आदमी मुझसे मसाज करवाने आता था वो मेरे साथ गलत तरीके से पेश आता था और मुझे अपने मन के हिसाब से मसाज करने को कहता था, जिससे मुझे बहुत ही बुरा महसूस होता था। लेकिन उन्हें इस वक्त इन सब से कोई मतलब नहीं था, इसलिए अब मैं समझ चुकी थी कि यहाँ पर आदमी लड़कियों से अपना मसाज कराने क्यों आते हैं, क्योंकि उनकी नीयत साफ नहीं होती। मेरे मन में हमेशा से ही यही था कि गोल्डन मसाज और डायमंड मसाज वाले पैकेज में आखिर ऐसा कौन सा मसाज है जो इन आदमियों को दिया जाता है जिसकी ये इतनी महंगी कीमत चुकाते हैं। जिस वजह से मैंने एक दिन चुपके से उन कमरों में झांक कर देखा और अंदर का नजारा देखकर मेरे तो होश उड़ चुके थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मसाज सेंटर के नाम पर यहाँ पर इतना बड़ा धोखा किया जा रहा है, और बेचारी जो लड़कियां काम कर रही हैं वो भी कितनी मजबूर होंगी जो ये सब कुछ झेलने को तैयार है, जो अपने आप को इस काम में दाव पर लगा रही है। एक लड़की के लिए उसकी इज्जत बहुत मायने रखती है, लेकिन यहाँ पर जो भी लड़कियां काम कर रही थी वो अपनी इज्जत को पूरी तरह से नीलाम करके बैठी थी। उस दिन जब मैं घर लौट कर आई तो मेरी आंखों के सामने से वो नजारा जा ही नहीं रहा था। मुझे बार बार उस बात का डर सता रहा था कि कहीं आने वाले वक्त में ऐसा ना हो कि मुझे भी गोल्डन पैकेज या फिर डायमंड पैकेज में डाल दिया जाए और फिर मुझे भी मेरे मालिक ने यही सब करने को कहा जो वहां पर आज वो लड़कियां कर रही थी। लेकिन मेरा ज़मीर इस बात की गवाही बिल्कुल भी नहीं दे रहा था। अब एक तरफ मुझे मेरे पापा और मेरे भाई दिख रहे थे और दूसरी तरफ मेरी इज्जत। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मैं किसे चुनूं। लेकिन फिर मैंने जैसे तैसे खुद को समझाया कि मुझे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक तो ये नहीं कहा गया कि मुझे इस तरह
तरह के पैकेज में काम करने के लिए भेजा जाएगा। इसलिए मैंने खुद को समझाया कि मुझे चुपचाप जो काम दिया गया है वो करते रहना चाहिए। अभी कुछ दिन गुजरे ही थे कि एक दिन एक आदमी वहां पर आया और उसने मसाज के दौरान मेरे साथ बहुत बुरा किया। वो मेरे साथ बिल्कुल इस तरह से बर्ताव कर रहा था जैसे कि मैं उसकी गुलाम हूँ, जबकि उससे मुझे बहुत तेज बुखार था। इसलिए मैंने उससे कहा कि सर मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मैं इतना अच्छा काम नहीं कर पाऊंगी। पर वो आदमी अपने आगे कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था। उसे मेरी तबीयत के खराब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि उसे सिर्फ अपनी ख्वाहिशों की पड़ी हुई थी, जिसकी वजह से उसने मेरे मालिक से मेरी शिकायत कर दी। और मालिक ने मुझे खड़ी खोटी सुनाई और मुझसे कहा कि तुम महारानी नहीं हो जो यहाँ पर तुम्हारे मन के हिसाब से काम होगा। उसके अगले दिन जब मैं मसाज सेंटर पहुंची तो मालिक ने मुझसे कहा कि अगले महीने तुम्हें गोल्डन पैकेज में मसाज करना पड़ेगा। यह सुनकर तो मेरे पैरों तले की जमीन ही निकल गई थी, क्योंकि मैंने उस दिन साफ तौर पर देखा था कि गोल्डन पैकेज में जो लड़कियां हैं उनसे कौन सा वाला मसाज कराया जाता है। मैंने मालिक के आगे बहुत हाथ पैर जोड़े, लेकिन उसने मेरी भी ना सुनी, बल्कि वो मुस्कुराते हुए कहने लगा कि तुम्हारा कर्जा बहुत बड़ा है, जिसे चुकाने के लिए तुम्हें मेहनत भी तो ज्यादा करनी पड़ेगी ना। इतना कहकर वो वहां से चला गया और मैं अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गई। मैं अपनी किस्मत को कोसने लगी, जिसने मुझे इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। अब तो मैं चाहते हुए भी इस काम को नहीं छोड़ सकती थी। वहां पर काम करने वाली एक लड़की से मेरी अच्छी दोस्ती थी। मैंने उसे जब ये बात बताई तो वो भी बहुत परेशान हो गई। वो कहने लगी अब तेरे सामने और कोई चारा नहीं है, तुझे अब अपनी इज्जत और ये सारी बातें भूल जानी पड़ेगी, क्योंकि गरीब इंसान की कोई भी इज्जत नहीं होती है। जिस दिन गोल्डन पैकेज में मेरा पहला दिन था उस दिन मैं बहुत डर रही थी। मैं यही सोच रही थी कि जो भी आज मुझसे मसाज कराने के लिए आएगा वो न जाने मेरा क्या हाल करेगा। मैं अभी डरी सहमी से बैठी हुई थी कि तभी वहां पर दो लड़के आए और जो हमारी हेड मैडम थी उन्होंने मुझे बताया कि आज ये मेरे पहले कस्टमर हैं, जिनका काम मुझे बहुत अच्छे से करना था और उन्हें बहुत आराम देना है। इनमें से जब एक लड़का दूसरी मसाज वाली लड़की के पास जाने लगा तो वो पहला लड़का उससे बार बार कहने लगा कि इससे ये सब नहीं करवाना, लेकिन उसका दोस्त उससे कहने लगा कि तुझे समझाया था ना कि एक बार इस चीज को ट्राई करके तो देख, सच में बहुत मजा आएगा। अब तो जवान हो गया है तो फिर क्यों घबरा रहा है। इतना कहने के बाद वो वहां से चला गया। उसके बाद उस कमरे में सिर्फ मैं और वो ही अकेले रह गए थे। मैं मास्क की वजह से उस लड़के को देख नहीं सकती थी, लेकिन उसे देखकर पता चल रहा था कि जैसे मैं घबराई हुई उसी तरह से वो भी उस वक्त बहुत घबराया हुआ था। कुछ देर तक तो मेरे और उसके बीच एक अजीब सा सन्नाटा रहा। फिर मैंने सोचा कि अब मुझे अपना काम शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसने मेरी आज शिकायत कर दी तो मेरी तो शामत ही आज आएगी। मैंने फौरन ही उस लड़के से कहा कि आप यहाँ आकर बैठिए। उसके बाद वो वहां पर बैठ गया और मैंने उसका मसाज करना जैसे ही शुरू किया तो अचानक से उठकर खड़ा हो गया। ऐसा लगा कि जैसे वो डर गया हो। मैंने उससे कहा कि आप डरिए नहीं, मैं आपको पूरा आराम दूंगी। उसके बाद वो फिर से बैठ गया और मैंने उसका मसाज करना शुरू किया। अभी मैं उसका मसाज कर रही थी कि तभी अचानक से उसने मुझे रोक दिया, जिससे मैं डर गई कि शायद कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे मेरा काम पसंद ना आया हो। तभी उसने मुझसे कहा कि तुम्हारे हाथ में ये क्या हुआ है। जब मैंने अपने हाथ को देखा तो मैंने उससे बताया कि दरअसल परसों मेरा हाथ जल गया था, मेरे हाथ पर गर्म दूध गिर गया था। वो कहने लगा कि तुम्हारे हाथ में तो काफी चोट लगी है और तुम मेरा मसाज कर रही हो, तुम्हें तो बहुत तकलीफ हो रही होगी, तुम्हें मेरा मसाज करने की कोई जरूरत नहीं है। जिंदगी में पहली बार मेरी माँ के बाद मुझे कोई इंसान दिखा था जिसने मेरी फिक्र की थी। उसकी ये बात सुनकर न जाने क्यों मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उससे कहा कि नहीं सर, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है, लेकिन वो मुझसे कहने लगे कि इतनी बड़ी तुम्हें चोट लगी है और तुम कह रही हो कि तुम्हें कोई तकलीफ नहीं हो रही है। उसने मुझे मसाज करने के लिए साफ इनकार कर दिया। मैंने उसके आगे गड़गड़ाते हुए कहा कि सर आप ऐसा मत करिए, अगर मेरे मालिक को पता चल गया कि आप यहाँ से बिना मसाज कराए ही चले गए हैं तो फिर वो मुझे नौकरी से ही निकाल देगा। इस पर वो लड़का कहने लगा कि तुम्हारे मालिक को ये बात बताएगा कौन कि तुमने मेरा मसाज नहीं किया है, ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में ही रहेगी। उसकी ये बात सुनकर मुझे अंदर ही अंदर बहुत खुशी मिली। मैंने उससे कहा कि सर तो फिर आप कल जरूर आ जाइएगा, कल तक ये चोट ठीक हो जाएगी और मैं आपका बहुत अच्छा मसाज करूंगी। उसके बाद उस लड़के ने हामी भरी और वो वहां से जाने लगा, पर मैंने उससे कहा कि सर 1 घंटे से पहले आप बाहर मत जाइए, नहीं तो बाहर सबको पता चल जाएगा कि आपने मुझसे मसाज नहीं कराया है। मेरी इस बात पर वो चुपचाप वहीं पर बैठ गया और मैं भी वहीं उसके सामने बैठ गई। कुछ देर हमारे बीच खामोशी रही, फिर वो मुझसे बोला तुमसे एक बात पूछूं। मैंने उससे हाँ का इशारा किया। वो कहने लगा कि तुम ये काम क्यों करती हो, ये काम तो बहुत बुरा है, तुम तो मुझे एक अच्छी लड़की लग रही हो, क्या ये काम करते हुए तुम्हें बुरा महसूस नहीं होता। मैंने उससे कहा कि सर आज इस वाले पैकेज में मेरा पहला दिन है और सच बताऊं तो मैं अंदर ही अंदर अपनी इज्जत को लेकर बहुत डरी हुई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि न जाने कौन वो पहला शख्स आएगा जो मेरे साथ वो सब करेगा जिसका तस्वुर मैं ख्वाब में भी नहीं कर सकती। लेकिन अल्लाह ने आज आपको भेजकर मेरी इज्जत को बचा लिया। इस पर वो लड़का कहने लगा कि आज तो मैं आ गया, लेकिन कल क्या होगा। उसकी ये बात सुनकर अचानक ही मैं बुरी तरह से डर गई और मेरी
मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उससे कहा कि अब मेरे नसीब में जो लिखा है वही मेरे साथ होगा, ये सब मेरी मजबूरी है। एक बार फिर से मेरे और उसके बीच कुछ देर की खामोशी रही। उसके बाद जैसे ही 1 घंटा हुआ, वो लड़का बाहर जाने लगा। मैं उसे देखे जा रही थी, तभी वो मेरी तरफ पलटा और कहने लगा, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना, कल भी और आने वाले सभी दिनों में तुम्हारे साथ अब कुछ भी नहीं होगा। उसने जब मुझसे ये बात कही तो मैं कुछ भी समझ नहीं पाई। थोड़ी देर के बाद जब मैं बाहर गई तो मेरा मालिक बहुत खुश दिख रहा था। वो कहने लगा कि तुमने तो अपने ग्राहक की बहुत अच्छी खिदमत की है कि उसने तुम्हें 1 साल के लिए अपने मसाज कराने के लिए बुक कर लिया है, और उसने साफ हिदायत भी दी कि तुम इसके सिवा और किसी का भी मसाज नहीं करोगी, जिसके लिए उसने एक्स्ट्रा पेमेंट भी कर दिया है। इतना अच्छा तुमने इससे काम करके दिखाया है कि वो इतना खुश हो गया कि मुझे बहुत फायदा हुआ है। इतना कहने के बाद मेरा मालिक तो वहां से चला गया, लेकिन मैं अभी भी बुत बनी हुई खड़ी थी और मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे। एक अनजान लड़का मेरी इज्जत को बचाने की खातिर अपना ढेर सारा पैसा मुझ पर खर्च कर गया। मेरा उस लड़के से कोई भी रिश्ता नहीं था, लेकिन फिर भी उसने जो मेरे लिए किया था वो आज तक मेरे अब्बू ने भी नहीं किया। मैंने दिल ही दिल में उस लड़के का बहुत बहुत शुक्रिया बोला, क्योंकि उसने जो मेरे लिए किया वो तो शायद कोई भी नहीं कर सकता था। उस दिन के बाद से वो लड़का हर रोज मुझसे मसाज करवाने आता, लेकिन मैं उसे हाथ तक न लगाती। वो मुझसे दूर सामने की कुर्सी पर बैठा रहता और उधर मैं भी चुपचाप उसके सामने बैठी रहती, और वो वहां पर 1 घंटा गुजारने के बाद चुपचाप उठकर चला जाता। जैसे जैसे दिन बढ़ रहे थे, मेरे उसके दरमियान में बातचीत होने लगी। मैंने उसे अपने घर के सभी हालातों के बारे में बता दिया था, लेकिन अभी तक उसने अपने बारे में मुझे कुछ खास नहीं बताया था। ऐसा लगता था कि जैसे वो मुझसे कुछ छुपाना चाहता हो। एक दिन उसने मुझे अपने यहाँ पर जॉब ऑफर की। मैंने उससे बताया कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। उस पर उसने कहा कि वो जो काम मुझे दे रहा है उसमें पढ़ाई लिखाई का कोई भी रोल नहीं है। तो मैंने उसे अपने कर्ज के बारे में सब कुछ बता दिया। मैंने कहा कि मैं मजबूर हूँ और इस काम को चाह कर भी नहीं छोड़ सकती। उसके बाद उसने मुझसे कई बार कहा कि अगर बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारा कर्जा चुका सकता हूँ ताकि मैं यहाँ से काम छोड़ सकूं, लेकिन मैंने उसे साफ इनकार कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं कर्जा चुकाने के लिए दूसरा कर्जा अपने सर पर ले लूं। और फिर उस लड़के ने मुझ पर यही बहुत एहसान किया था कि मेरी इज्जत को बचाने की खातिर उसने इतना महंगा पैकेज मेरे लिए खरीद लिया था। एक दिन वो लड़का मुझसे कहने लगा कि क्या तुम्हारा दिल नहीं करता कि तुम मेरा चेहरा देखो। मैंने उससे कहा कि करता तो है, लेकिन यहाँ का कानून है, अगर आपने मास्क उतारा तो मेरी नौकरी पर खतरा हो सकता है, इसलिए मैं चाहकर भी आपका चेहरा नहीं देख सकती। उस लड़के ने कहा, तो फिर क्या आज तुम मुझे बाहर मिलोगी? उसकी ये बात सुनकर मैंने उसे साफ इनकार कर दिया। मैंने उससे कहा कि मुझे यहाँ से ही घर जाते हुए बहुत देर हो जाती है और इसलिए मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं आपसे कहीं भी बाहर मिल सकूं। दरअसल मैं अभी तक ये समझ नहीं पा रही थी कि वो लड़का सच में एक अच्छा इंसान है या फिर मेरे सामने अच्छा इंसान बनने का नाटक कर रहा था, क्योंकि आज की दुनिया ऐसी है कि अगर वो कभी किसी को मजबूर देख लेती है तो अक्सर उसकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश करती है। और फिर ये लड़का तो मेरे बारे में बहुत कुछ जान चुका था। इसी वजह से मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो सचमुच मेरी मदद करना चाहता है या फिर मेरी मदद करने के बहाने से मुझसे कुछ और ही चाह रहा है। लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल उसकी तरफ खींचा चला जा रहा था। मुझे अब उससे बहुत डर लग रहा था और उससे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा था कि तभी एक दिन मेरी जिंदगी में तूफान आया। उस मसाज सेंटर में पुलिस ने छापा मार दिया और वो हम सब लोगों को पकड़ कर ले गई, और उधर मसाज सेंटर के मालिक को भी जेल हो चुकी थी। हम लोगों को तो कुछ महीनों के बाद छोड़ दिया गया, लेकिन मसाज सेंटर अब बंद हो चुका था। हम सब बेरोजगार थे। ये मेरे लिए अच्छा भी था और बुरा भी, क्योंकि एक तरफ मैं ऐसे बुरे काम से बच निकली थी और अब मुझे कर्ज चुकाने की भी कोई फिक्र नहीं थी, लेकिन दूसरी तरफ मेरी रोजी रोटी भी बंद हो चुकी थी और मुझे कहीं भी नया काम नहीं मिल रहा था। इसी बीच मेरी एक सहेली को दूसरे मसाज सेंटर में नौकरी मिल गई और उसने मुझे भी वहीं पर आने के लिए कहा, पर मैंने जब उसके सामने ये बात कही कि मैं अब वही गंदा काम नहीं कर सकती तो उसने कहा कि मैं तुम्हें एक आइडिया देती हूँ, इस मसाज सेंटर में लड़के भी काम करते हैं, अगर तुम लड़का बनकर यहाँ पर मसाज करने आती हो तो तुम्हारे ऊपर कोई भी आंच नहीं आएगी। मुझे उसका ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। मैंने कुछ दिन तक घर में रहकर ही लड़कों की तरह बोलने की खूब प्रैक्टिस की, क्योंकि मेरी आवाज पहले से ही थोड़ी सी भारी थी, इसलिए जल्दी से मैंने लड़कों की तरह बोलना अच्छे से सीख लिया। और उसको पूरी तरह से कारगर साबित करने के लिए मैंने अपनी सहेली से लड़का बनकर फोन पर बात की, और जब 10 मिनट के बाद मैंने उसे अपनी असलियत बताई तो वो दंग रह गई, क्योंकि वो सच में पहचान ही नहीं पाई कि मैं एक लड़की बोल रही हूँ। धीरे धीरे इन समय 1 से 1.5 साल गुजर चुका था और मैं लड़का बनकर मसाज सेंटर में काम कर रही थी। लड़कों को औरतों की करनी पड़ती थी और औरतों के साथ अच्छी बात यह थी कि वो इतने गलत इरादा नहीं रखती थी जितना कि एक आदमी रखता है, जिससे अब मेरी इज्जत पर कोई भी खतरा नहीं था। लेकिन अक्सर औरतें मुझे ये कहा करती थी कि मेरे हाथ बिल्कुल लड़कियों की तरह है। मैं धीरे धीरे औरतों के बीच में बहुत मशहूर होने लगी। मेरी मसाज सभी औरतों को बहुत पसंद आती है। इसी बीच एक बहुत ही अमीर फैमिली की औरत मुझे ढूंढती ही मसाज सेंटर में आई। मैंने उसे पहली बार देखा था। उसने मुझे बताया कि मेरे बारे में उसे उसकी सहेली ने बताया है। वो कहने
लगी कि वो मुझे अपने घर पर अपने शौहर की मसाज करवाने के लिए परमानेंट नौकरी पर रखना चाहती है, क्योंकि उसके शौहर का कुछ महीनों पहले एक्सीडेंट हुआ था और डॉक्टर ने उसे अच्छी मालिश के लिए बोला है। और अब तक जो भी नौकर उसने अपने शौहर के लिए रखे वो सब इतनी अच्छी देखभाल उसके शौहर की नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उसकी तबीयत में सुधार हो। लेकिन मेरे बारे में उसने कई लोगों से मेरी बहुत तारीफ सुनी है और इसलिए वो मुझे मुंह मांगे दाम पर नौकरी देना चाहती है। मेरे दिल में सोचा कि जब उस औरत के शौहर को इतनी ही दिक्कत है तो ये क्या अपने शौहर का खुद से मालिश नहीं कर सकती। लेकिन अमीर फैमिली की औरतों के इतने चौंचले होते हैं कि वो कोई खुद से काम करना ही नहीं चाहती, बल्कि हर काम पर पैसा खर्च करना उनके लिए ज्यादा रुतबे वाली बात होती है। मैंने खुद से कहा कि मुझे इस सब से क्या, मुझे तो सिर्फ पैसों से मतलब है। मैंने जब उससे अपनी तनख्वाह के बारे में पूछा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो मुझे 5 गुना ज्यादा तनख्वाह दे रही थी, जो मेरे लिए एक बहुत अच्छी ऑफर थी। इतनी तनख्वाह में मैं अपने भाई को शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ा सकती थी। मेरे लिए गोल्डन चांस, और इसलिए मैंने ही उस नौकरी के लिए हामी भर दी और अगले ही दिन से मैं उसके बंगले में जाकर अपना काम शुरू कर दिया। उसका शौहर उस वक्त व्हील चेयर पर बैठा था। उसके शौहर ने मुझसे मेरा नाम पूछा तो मैंने उसे अपना नाम अरसलान बताया। उसके बाद उस औरत के शौहर ने मुझसे मेरे घर वालों के बारे में पूछा तो मैं थोड़ा बहुत झूठ और थोड़ा बहुत सच बता दिया। वो इतनी पूछताछ कर रहा था जिसकी वजह से मुझे डर लगने लगा। मैंने अपने बालों की नकली विग और दाढ़ी मूंछों को ठीक किया। मुझे ऐसा लगा कि कहीं उससे मुझ पर शक तो नहीं हो गया है कि मैं एक लड़की हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं ज्यादा सोच रही हूँ, मुझे उससे कम ही बात करनी है और अपना काम ज्यादा करना है। धीरे धीरे दिन यूं ही गुजरने लगे और मैं उस आदमी की पूरी दिल से मालिश करती रही ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और सच में उसकी तबीयत में अब पहले से काफी ज्यादा सुधार होने लगा था, जिससे वो मुझसे बहुत खुश रहता था। इसी बीच मैंने ये देखा था कि उस आदमी की बीवी अपने शौहर से बिल्कुल भी मतलब नहीं रखती थी, बल्कि बस पूरा दिन सिर्फ बाहर होती थी, जिसकी वजह से मैं उसके शौहर को हमेशा परेशान ही देखती थी। कुछ वक्त के बाद मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया और अब मैं और मेरा भाई इस दुनिया में बिल्कुल अकेले रह गए, क्योंकि अब मेरी तनख्वाह बहुत अच्छी थी, जिस वजह से मैंने अपने भाई को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया, क्योंकि मैं अपने काम से आधी रात तक लौट पाती थी और तब तक मेरे भाई को घर में अकेले ही रहना पड़ता और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पीठ पीछे मेरा भाई किसी मुसीबत में पड़े, इसलिए मैंने उसे बोर्डिंग स्कूल भेजना ही ठीक समझा। उधर मेरे मालिक ने भी मुझसे कहा कि मैं उसके यहाँ मुस्तकिल रहूं, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि जितनी ज्यादा मैं उसकी देखभाल करूंगी, उसे वर्जिश करवाऊंगी, उतनी ही जल्दी वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो अब धीरे धीरे चलने लगे थे और ऐसा करने से वो और तेजी से चलने फिरने लगते। मुझे भी अब यहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि अब तो मेरे घर पर कोई नहीं था, लेकिन मालिक के बंगले में रहने पर मुझे अब खुद का खास ख्याल रखना पड़ता था, ताकि किसी को भी ये शक ना हो सके कि मैं एक लड़की हूँ। एक रात जब मैं अपने कमरे से पानी पीने के लिए उठी तो मुझे मालकिन के कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी और जब मैंने उनके कमरे में झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहां तो वो किसी दूसरे आदमी के साथ। ये देखकर मुझे मालिक के लिए बहुत बुरा लगा, क्योंकि उनकी बीवी उन्हें धोखा दे रही थी। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने ही अपनी दाढ़ी मुझे लगाई और जाकर मालिक को बुला लाई और उन्हें उनकी आंखों के सामने उनकी बीवी का सारा धोखा दिखाया। मुझे तो लगा था कि शायद मालिक ये सब देखकर गुस्से से फट पड़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मालिक चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गए। मैंने जब उनसे पूछा कि क्या आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी बीवी किसी दूसरे के साथ, उससे ज्यादा मैं आगे कुछ नहीं कह पाई। इस पर मालिक कहने लगे कि मैंने उस औरत को कभी अपनी बीवी माना ही नहीं, क्योंकि उस औरत ने मुझ में कभी अपना शौहर नहीं देखा। उसने सिर्फ मुझसे शादी इसलिए की ताकि वो महंगी महंगी शॉपिंग कर सके और दुनिया को ये दिखा सके कि वो एक करोड़पति की बीवी है। उसने मुझे कभी वो सुख नहीं दिया जो मैं अपनी बीवी से चाहता था, और जब मेरे और उसके बीच में कोई प्यार का रिश्ता ही नहीं है तो फिर मुझे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वो किसके साथ क्या कर रही है। मेरे मालिक से कहा तो कि आपके सीने में दिल ही नहीं है, कि आपको प्यार की जरूरत ही नहीं है। इस पर मालिक कहने लगे कि ऐसा नहीं है, मुझे भी किसी से प्यार हुआ था, लेकिन मेरी इतनी बुरी किस्मत कि जब मैं उसे अपनी जिंदगी में शामिल करने वाला था तभी वो न जाने अचानक ही कहाँ गायब होगी। मैंने मालिक से पूछा कि आखिर वो लड़की कौन थी, लेकिन मालिक मुस्कुराते हुए कहने लगी कि अरसलान, तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुम इस लड़की को मेरे लिए ढूंढ कर ला सकते हो। मैंने मालिक से कहा कि अगर मेरे बस में हुआ तो मैं उस लड़की को आपके लिए जरूर लेकर आ जाऊंगा, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे इंसान है और आपको आपका प्यार जरूर मिलेगा। उसके बाद मालिक ने मुझसे कहा कि रात बहुत हो गई है और तुम जाओ, जाकर सो जाओ। अगले दिन जब मैं मालिक के पास कमरे में गई तो उनकी टेबल पे एक केक रखा हुआ था। वो कहने लगा कि और सलाम, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैंने उनसे सवालिया नजर से पूछा कि ये केक किस लिए है, तो मालिक कहने लगे कि दरअसल आज मेरा जन्मदिन है। ये सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। मैंने उन्हें जन्मदिन की मुबारकबाद दी। वो कहने लगे इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है जो मेरा साथ मेरा जन्मदिन मना सके। इस वक्त मेरे अपनों की गिनती में सिर्फ तुम ही हो, इसलिए मैं ये केक तुम्हारे साथ ही काटूंगा। उसके बाद मालिक ने अपना जन्मदिन मनाया। मैंने मालिक से कहा कि आपने मुझे पहले नहीं बताया, वरना मैं आपके लिए कोई गिफ्ट जरूर लेकर आता। मालिक ने कहा कि तुम अगर चाहो तो मुझे गिफ्ट दे सकते हो। मैंने हैरानी भरी नजरों से उनकी तरफ देखा। उसके बाद मालिक मुझसे कहने लगे कि क्या तुम मुझे मसाज सेंटर से लड़की लाकर दे सकते हो। उनकी इस बात ने मेरे
मेरे रोंगटे ही खड़े कर दिए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे मालिक को ये क्या हो गया है। उसके बाद मालिक ने कहा कि तुम शायद मेरी बात समझे नहीं। दरअसल कल तुमने कहा था कि तुम उस लड़की को मेरे लिए ढूंढ लाओगे जिस लड़की से मैं प्यार करता था। दरअसल वो एक मसाज सेंटर में ही काम करती थी और तुम भी तो एक मसाज सेंटर में ही काम करते थे, तो हो सकता है तुम उस लड़की को जानते हो। मैंने उनसे कहा कि तो आप उस लड़की का नाम मुझे बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस लड़की को ढूंढ सकूं। मालिक कहने लगे कि उस लड़की का नाम नूर था। मालिक के मुंह से ये नाम सुनकर मेरे तो जैसे होश ही उड़ गए और न जाने क्यों ऐसा लगा कि मेरे माथे के कुछ सफ़े मेरे सामने खुलने लगे। लेकिन मेरा दिल बार बार कह रहा था कि शायद मैं गलत सोच रही हूँ। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि शायद मालिक की आवाज उसके जैसी ही है। मैं भी सोच ही रही थी कि तभी अचानक मेरे सर पर कहीं से छिपकली आकर गिर गई, जिससे मैं बुरी तरह से घबरा गई और मैंने उसे हटाने की कोशिश की, जिसकी वजह से विग मेरे सर से निकलकर दूर जा गिरी। मेरे लंबे घने काले बाल खुल गए। मालिक ने फौरन ही आगे बढ़कर मेरे चेहरे से दाढ़ी और मूछें को भी हटा दी और फिर वो दंग रह गए। उन्होंने कहा, नूर क्या तुम थी जो इतने वक्त से मेरे आंखों के सामने थी, मेरे इतने करीब थी, लेकिन मैं तुम्हें आज तक पहचान नहीं सका। मैं अभी भी मालिक को हैरानी भरी नजरों से देख रही थी। तभी मालिक मेरी उलझन को समझ गए। वो कहने लगे, रुको, अभी रुको। उसके बाद वो ऐसे ही अंदर वाले कमरे से मास्क पहन कर आए और मैंने जब उनकी सिर्फ आंखें देखी तो मैं समझ गई कि ये तो वही लड़का है जिसने मेरे लिए वो गोल्डन पैकेज खरीदा था ताकि मेरी इज्जत पर आंच ना आए। ये देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने दौड़कर उस लड़के को गले से लगा लिया। उसने कहा कि तुम्हें तो मेरा नाम तक नहीं पता, मेरा नाम अयान है। उसने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि नूर, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब तुम मुझे ना मिली तो मैंने तुम्हें न जाने कहां कहां नहीं ढूंढा। तुम जिस मसाज सेंटर में काम करती थी वो तो बंद हो गया था। मैंने वहां से तुम्हारा एड्रेस पता करने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसा कोई भी पता नहीं मिला जो मुझे तुम्हारे बारे में बताता। और फिर मजबूरन मुझे अपने अब्बू की जिद के आगे उनकी मर्जी की शादी करनी पड़ी। लेकिन मेरे दिल से तुम्हारा प्यार कभी नहीं गया और इसलिए मैं अपनी बीवी को नहीं अपना सका और मैं एक एक दिन तुम्हारे इंतजार में ही काटता रहा और हर रोज अल्लाह से दुआ करता कि कैसे भी करके बस तुम मुझे मिल जाओ, क्योंकि तुम्हारे अलावा मैं कभी किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता था। यान के मुंह से ये सब सुनकर मेरी आंखों से आंसू भी बह रहे थे, लेकिन मेरी खुशी का ठिकाना भी नहीं था। उसके बाद उसने मुझसे पूछा कि मैं अब तक ये सब नाटक क्यों करती रही, तो मैंने सब कुछ साफ साफ बता दिया। यान ने मेरे आंसू को पोंछते हुए कहा कि लेकिन अब तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके कुछ दिनों के बाद ही अयान ने अपनी बीवी को तलाक दे दी और मेरी और अयान की धूमधाम से शादी होगी। आज मैं उसके साथ उसके बंगले में रह रही हूँ और मेरा भाई भी अब मेरे साथ ही रहता है। अयान का प्यार पाकर मेरी जिंदगी की हर कमी पूरी हो गई। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ जो उसने मुझे अयान से मिलाया। शायद मसाज सेंटर में मुझे मजबूर होकर काम इसलिए करना चाहना पड़ा ताकि मेरी अयान से वहां मुलाकात हो सके। कहते हैं कभी कभी हमें जिस चीज के लिए ये लगता है कि हमारे लिए बुरी है वो शायद आने वाले वक्त में हमारे लिए अच्छी साबित होती है। तो दोस्तों, आपको मेरी लिखी हुई कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मेरी इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें।